नमस्कार, स्वागत है आपका सारथी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। और आज हम इतिहास का लेखन, कुछ दृष्टिकोण कि इतिहास को लिखते हुए क्या दृष्टिकोण रखे गए हैं और इतिहास को प्रमाणित करने के लिए हमें जो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, हम उनकी बात करेंगे। इससे पहले हमने इतिहास क्या है, इतिहास को कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए, इस पर विचार कर लिया है। उसके बाद में हमने प्राचीन इतिहास की एक टाइमलाइन, एक काल विभाजन, काल निर्धारण रेखा को समझा कि किस तरह से इतिहास में बदलाव हुए, हमने उसको समझा। तो आज हमारा विषय इतिहास और उसके ऊपर जो लेखन है उसका और स्रोत, इनको लेकर है। यदि ये क्लास थोड़ी लंबी होती है, तो हम इसे 2 भाग में बाँट लेंगे। एक लेखन हम अलग कर लेंगे, लेखन और दृष्टिकोण अलग कर लेंगे। और क्योंकि इतिहास के स्रोत एक-एक करके हमें समझने हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत अलग, उसके बाद साहित्यिक स्रोत अलग, उनमें भी ब्राह्मण स्रोत, ब्राह्मणेतर स्रोत, तो बहुत एक लंबा विषय, तो उन्हें हम एक-एक करके समझेंगे। लेकिन इस क्लास में हमें केवल स्रोतों को एक नज़र में देखना है, सभी स्रोतों को एक नज़र में। यदि फिर से बता रहा हूँ, यदि क्लास लंबी होती है, तो उसे हम 2 भाग में बाँट के अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक? तो शुरुआत करते हैं इतिहास से। तो ये हिस्ट्री से शुरू कर लेते हैं हम पहले। अब ये देखिए हिस्ट्री या इतिहास, तो दोनों का देखिए, किसी भी अगर हम सब्जेक्ट को करते हैं, तो उस सब्जेक्ट को करते हुए हमें सबसे पहले उसके पिता, जिन्होंने उसकी नींव रखी है, और दूसरा उस शब्द का अर्थ क्या है, कहाँ से आया, ये हमें पता होना चाहिए। तो जो इतिहास शब्द है, फिलहाल हम हिस्ट्री की बात कर ले रहे हैं, तो ये एक यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द, ये नहीं, इसका जो आधार है यूनानी शब्द हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, तो ये हिस्टोरिका से लिया हुआ है। अब ये हिस्टोरिका का अर्थ क्या होता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो हिस्टोरिका का अर्थ होता है, अर्थ अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। मतलब क्या है इसका? अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशंस, जो खोज की जाती हैं, तो उनसे जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको हम इतिहास बोल रहे हैं। मतलब सब चीज़ों को इतिहास नहीं कह रहे हैं हम, पुराने समय में वो महत्वपूर्ण समय, जिन्हें हमने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, खोज की हैं, उनके ऊपर शोध किए हैं और फिर उनको प्रमाणित किया है। तो वो इतिहास है। इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, तो जो नॉलेज इन्वेस्टिगेशन से हमें मिल रही है, वो इतिहास के अंतर्गत देखी जाती है। अगर हम इतिहास को देखें, इतिहास क्योंकि एक हिंदी शब्द है, तो इसका अर्थ होता है इति, मतलब ऐसा या जैसा हुआ हो। तो यही, ऐसे का मतलब यही, यही हुआ है, जिसको प्रमाणित करके मान लिया गया है कि हाँ ये हुआ है, उसको हमने बोला कि ये इतिहास है। तो अब देखो, ये शब्द हिस्ट्री जो दिया हुआ है, वो इस शब्द को किसने दिया है? तो ये शब्द दिया हुआ है किसने? ये शब्द दिया हुआ है जो इसके पिता हैं। पहले पिता की बात कर ले रहे हैं। तो पिता किसको बोला जाता है? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस हिस्ट्री के पिता हैं, और इन्होंने ही क्या किया? इन्होंने ही हिस्टोरिका शब्द को सबसे पहले दिया। एक्चुअली क्या था कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी। देखो, यहाँ पर हिस्ट्री शब्द
सबसे पहले जो प्रयोग किया वो किसने किया? हेरोडोटस। और ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसे याद रखना है। और साथ के साथ एक बात और याद रखनी है कि ये हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द का तो सबसे पहले प्रयोग किया ही था। इन्हें प्रथम इतिहासकार बोला जा रहा है। इतिहासकार और भूगोलवेत्ता भी हैं ये। तो इन्हें प्रथम इतिहासकार बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हिस्ट्री शब्द कहाँ पर प्रयोग किया? तो इन्होंने एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी। कौन सी? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। तो वहीं पर ये हिस्ट्री शब्द प्रयोग किया था। और ये जो हिस्टोरिका लिखी उसमें क्या क्या था? तो एक युद्ध का वर्णन था, पेलोपोनेशियस युद्ध का वर्णन। मतलब कुल मिलाकर है क्या? तो एक व्यक्ति है हेरोडोटस। ये कर क्या रहे हैं? इतिहासकार हैं, भूगोलवेत्ता हैं। अब से पहले, मतलब इनसे पहले, इतिहास को किस नजरिए से देखा जा रहा है? तो एक दार्शनिक और हम राजनीतिक रूप में देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इन्होंने क्या किया? उस राजनीति का व्यवस्थित रूप में वर्णन कर दिया। एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, और उस हिस्टोरिका में एक युद्ध का वर्णन किया। नाम मैंने बताया हुआ है। तो युद्ध का वर्णन किया। इस युद्ध का उसके समय के अनुसार डिटेल में विवरण पहली बार किसी पुस्तक में किया गया था। इससे पहले ऐसा नहीं किया गया था कि डिटेल में एक पुस्तक में किसी युद्ध या किसी घटना का व्यवस्थित रूप में समय के हिसाब से वर्णन किया गया हो। जैसे उदाहरण के लिए, क्योंकि आप यहाँ तक नहीं समझेंगे, तो ऐसा मान लेते हैं जैसे महाभारत। ठीक है। तो महाभारत को जिस तरीके से समय के अनुसार एक व्यवस्थित रूप में कहानी के रूप में पिरोया गया है, वैसे ही इन्होंने क्या किया? इस युद्ध का वर्णन किया। किसका? तो यहाँ पर इन्हें क्या बोला जा रहा है? प्रथम इतिहासकार। यानी कि अब ये इतिहास की सूझ ले आए हैं, इतिहास की समझ ले आए हैं, और हिस्ट्री शब्द इसमें वर्णन किया। तो हिस्ट्री क्या है? एक हिस्टोरिका से बना हुआ है। और ये अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान इसका अर्थ होता है। इसके फादर हेरोडोटस हैं। ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए, अब आगे क्या हो रहा है? तो आगे, अब ये इतिहास तो हो गया है। अब ये हम देखते हैं कि क्यों यहाँ पर जो समस्या आती है वो प्राचीन इतिहास को समझने में आती है, क्योंकि हम अपने भारत के इतिहास को देखेंगे। अब हम भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। प्राचीन भारत, मैं लिख देता हूं पहले, प्राचीन भारत। ठीक है। अब जब प्राचीन भारत की बात करते हैं, तो प्राचीन भारत का जो इतिहास लेखन है वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ? अब इसको ये भी कह सकते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास लेखन लेखन या फिर हम उनके इतिहासकार भी कह सकते हैं, उनको एक नज़र में देखना है। तो ये प्राचीन भारत का इतिहास लेखन हुआ कैसे है? यहाँ पर बहुत सारे दृष्टिकोण अलग अलग व्यक्ति के, मतलब जिसको जैसा जैसा लगा उसने उस हिसाब से इतिहास को हमारे भारत पे लिख दिया। आश्चर्य की बात यह है कि अपने भारत का सबसे पहले जो इतिहास लिखा है वो किसी विदेशी ने लिखा है, भारतीय ने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि भारत ब्रिटेन के अधीन था, और ब्रिटिश लोग जो करेंगे वो अपने हिसाब से कर देंगे। ब्रिटिश लोगों को क्या जरूरत पड़ी कि भारत का इतिहास लिखें? जरूरत है अपने आप को महान दिखाकर, अपने साम्राज्यवाद को फैलाकर, उपनिवेशीकरण की नीति अपनाकर, और जिसको अधीन किया हुआ है उसको उसकी नज़रों में अधीन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम उसको उसका पास्ट दिखाएं। मतलब दोबारा समझिए, एक व्यक्ति यदि ये कहता है कि आप तुम क्या हो, तुम्हारा खानदान क्या है, तुम तो वहां से हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उसको, वो तुमसे आगे ना बढ़ पाए, उसको मानसिक रूप से उतना तोड़ा जा रहा है, उसका खानदान गिनवाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? अब एक, आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं?
हम उस खानदान के हैं, हमारे वंशज ये होते थे। मतलब अपनी प्रेजेंट वैल्यू दिखाने के लिए हम पास्ट में अपनी पीढ़ियों को दिखा रहे हैं। यही हुआ कि भारत का जो इतिहास लेखन है वो भारतीयों के द्वारा कमी थी। ये वास्तविकता है कि भारतीय इतिहास लेखन तिथि के अनुसार, समय के अनुसार प्रारंभ में नहीं लिखा गया है, लेकिन ब्रिटिशों ने ये काम किया। तो वो काम अपने, हम कह सकते हैं कि अपना वजूद बढ़ाने के लिए, अपने फायदे के लिए किया गया। तो थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। तो इतिहास लेखन में क्या है, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इतिहास लिख रहा है, मान लिया आप इतिहासकार हैं, आप इतिहास लिखेंगे, तो आप कई पक्षों को ध्यान में रखकर इतिहास लिख सकते हैं। कैसे? देखो, एक व्यक्ति, अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो वो, उनका नजरिया क्या होगा? वो हमेशा ये दिखाएंगे कि अरे तुम तुच्छ लोग, तुम छोटे लोग, निम्न लोग, हमेशा से अधीन रहते आए हो, तुम्हारा कोई इतिहास ही नहीं है, तुम्हारे पूर्वज पूर्वज कोई थे ही नहीं, अगर थे तो दिखाओ, कहीं लिखा ही हुआ नहीं है। कहाँ पे एक क्रम में लिखा हुआ है कि तुम लोगों के पूर्वज भारतीय भारतीय लोगों के किस तरह से थे? क्या इतिहास है तुम्हारा, दिखाओ। मतलब वो इस चीज को दिखाएंगे जो ब्रिटिश हैं। अब एक जो हमारी रगों में जो खून है वो उबल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उनका विरोध करके और अपना इतिहास दिखाएंगे। तो जो ब्रिटिश कर रहे हैं वो औपनिवेशिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। उनका दृष्टिकोण है उपनिवेश वाला, कि ये हमारा उपनिवेश है, हमारे अधीन है। और हमारा दृष्टिकोण है राष्ट्रवादी। हम राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित हैं, हमारे अंदर राष्ट्रवाद वाद भरा हुआ है। ऐसे कैसे हो जाएगा? हमारे भारत का इतिहास तुम जानते ही नहीं हो। फिर एक व्यक्ति उठ के आएगा, तुम भारत को जानते भी हो? जब विश्व में गणतंत्र का नाम नहीं जानते थे, तब हमारे भारत में गणतंत्र था। तो ये बोलेगा। अभी अभी आगे बात करेंगे। तो ये राष्ट्रवाद की भावना है। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। फिर एक दृष्टिकोण आएगा कि भाई ये राजनीति वाजनीति छोड़ो, ये राजनीति में कुछ नहीं रखा, एक स्पष्ट व्याख्या की जाए इतिहास की। फिर कुछ लोग वर्तमान में, जैसे अभी चल रहा है, कि यदि आप हिंदू हैं तो हिंदूवादी धारा मस्तिष्क में होगी कि इतने दिन तक शोषण किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, उससे पहले शोषण किया गया था मुगलों और मुस्लिमों के द्वारा, वो ध्यान रहेगा। और यदि आप मुस्लिम हैं तो आपके अंदर वही विचारधारा रहेगी, वही पक्ष रहेगा। तो मतलब अपने हिसाब से इसको बोलेंगे हम सांप्रदायिक, है ना? संप्रदाय के हिसाब से, संप्रदाय हमारी ध्यान में है जो वर्तमान में है। अभी उससे अगर अलग बात करें तो इतिहास लेखन में ऐसा भी हो सकता है कि एक एक व्यक्ति अ, ऐसे बैकग्राउंड से आया हो, दबे कुचले सामाजिक बैकग्राउंड से, जो बहुत पिछड़े वर्ग से में रहता हो, आदिवासी जनजाति कबीलों में रहता हो, लेकिन वो निकल गया, पढ़ा और इतिहास लिख दिया। अब वो अगर इतिहास लिखेगा तो वो कैसा इतिहास लिखेगा? वही कि इस तरह से इन हीन दशाओं में भारत के लोग रहते थे, और कुछ लोग थे बुद्धिजीवी जो उन पर अधिकार जमाए हुए थे। तो मतलब सबके अलग अलग विचारधाराएं रहेंगी। तो क्योंकि यहाँ पर हमें समझना मुख्य रूप से जरूरी है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा डिटेल में, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उस इतिहास को तैयार कर रहे हैं जो अपर लेवल्स के सभी एग्जाम्स के लिए एक कंप्लीट होगा। जो कुछ टॉपिक्स अलग से रहते हैं स्पेशल किसी एग्जाम में, जैसे यूजीसी, हमें खासतौर से यूजीसी में इतिहास लेखन पद्धति आती हैं, तो वो अलग से वो विषय है, अलग से टॉपिक्स हैं, वो अलग से। ठीक है, फिलहाल हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें जो सभी एग्जाम्स के हिसाब से, अपर लेवल एग्जाम्स के, जनरल कंपटीशन में ये नहीं बताई जाती हैं, तो अपर लेवल एग्जाम्स के हिसाब से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आज हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्राचीन भारत का
जो लेखन है उसकी बात करेंगे। अब इसमें कुछ जो दृष्टिकोण मैंने बताया उन दृष्टिकोण को देखते हुए और हम इतिहासकारों को देखेंगे, कुछ इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने प्राचीन भारत का लेखन किया, किस दृष्टिकोण को अपनाते हुए किया। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है इतिहास का लेखन हुआ कहाँ से भारत में। सबसे पहले ये मुद्दा है कि इतिहास का लेखन हुआ कहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले एक दृष्टिकोण आता है, ये इतिहास लेखन है, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले एक मुद्दा आता है औपनिवेशिक। औपनिवेशिक दृष्टिकोण, इसको कौन अपनाएगा? मतलब कौन अपनाने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं औपनिवेशिक रूप में लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं। जब वो लिखेगा, जब उसका लिखा हुआ किसी इतिहासकार का इतिहास पढ़ा जाएगा, तो वहां पे पता चल जाएगा कि इसकी विचारधारा जो रही होगी वो किस तरह से रही होगी। तो ब्रिटिश लोगों ने जो इतिहास लिखा वो इसी नजरिए से लिखा। तो यहाँ पर हम औपनिवेशिक दृष्टिकोण और उनका योगदान देखते हैं, योगदान ही मानेंगे फिलहाल में कि हाँ लिखा है, लेकिन जो भी लिख पाए वो। तो फिलहाल क्या है कि इतिहास को लिखने के लिए, इतिहास, भारत के इतिहास को समझने के लिए पहले जरूरी था कि उसका अध्ययन किया जाए, भारतीयों का अध्ययन किया जाए। और भारतीयों के अध्ययन का मतलब है कि उसके समाज का अध्ययन किया जाए, और उसके समाज के अध्ययन का मतलब है कि उसके जो समाज की जो कथाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन कर लिया जाए। और यही हुआ। एक व्यक्ति हैं विलियम जोन्स। ठीक, देखते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र कर रहा हूं मैं, विलियम जोन्स। नाम सुना होगा खूब। ठीक। अब विलियम जोन्स क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इन्होंने ये सोचा कि भाई इतिहास इनका लिखें कैसे, इसको समझे कैसे, क्या किया जाए। तो इन्होंने क्या काम किया कि हमारे यहाँ पर ये सुना ही होगा सबने, मनुस्मृति, एक विवादित ग्रंथ ना। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कराया। अंग्रेजी अनुवाद, ये बात है 1776 की। ठीक, केवल सन इसलिए रख रहा हूँ जिससे कि एक सोच आप बना सकें कि कब की बात होंगी। तो 1776 में सबसे पहले किसने, विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कराया। और ये जो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद था उसका नाम याद रखना है क्या? ए कोड, कोड ऑफ जेंटू लॉज। लॉज मतलब नियम। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन लॉ और ला का एक ही निकलता हो, तो स्पेलिंग समझ लें, मतलब कानून। अब ये कानून से समझ जाएंगे आप कि हुआ क्या है। मतलब इस नाम से कराया, एक कोड ऑफ जेंटुलॉज। तो वो है क्या? देखिए, हमारे प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही मनुस्मृति को ऐसा माना जाता था कि यही हमारा संविधान है, भारतीयों में हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों का, है ना। अब वो क्यों माना जा रहा है? क्योंकि मनुस्मृति में हमारी स्मृतियां हैं, आगे चल के हम जब स्रोत करेंगे तब उन्हें देखेंगे। तो स्मृतियों में एक स्मृति है मनुस्मृति, 6 स्मृतियों में से। उस मनुस्मृति में हमारे समाज के नियम, कायदे, कानून बताए हुए हैं, किस तरह से विवाह होगा, किस तरह से अंतिम संस्कार होगा, किस तरह से हमारे संस्कार चलेंगे, क्या समाज होगा, समाज के कौन किस काम को करेगा। अब हालांकि उसके ऊपर विवाद ये है, सभी को पता है, मतलब उसमें कि जो शूद्र थे उनके लिए कुछ अपमानजनक बातें, लेकिन वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसके लिए मैं अलग से चर्चा कभी करूँगा। ये हमारे परीक्षाओं का सब्जेक्ट नहीं है। इसके ऊपर मैं अलग से चर्चा जरूर करूंगा और पूरी मनुस्मृति को दिखाऊंगा कि वास्तविक रूप में मनुस्मृति में था क्या, और उसको धीरे 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 करके बना क्या दिया। ठीक। अभी मैं अगर इस पर टीका टिप्पणी करूंगा तो कुछ लोग विरोधी हो जाएंगे और कुछ लोग पक्ष में आ जाएंगे, है ना। किसी भी तरह के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो उसमें लिखा है वो सही है, जो उसमें लिखा है गलत है, वो अलग से बात करेंगे। तो फिलहाल क्या,
कि मनुस्मृति जिसको हमारे समाज का आईना, समाज के नियम, कायदे, कानून और कुल मिलाकर संविधान के रूप में देखा जाता था, तो विलियम जोन्स ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इस अगर हमने मनुस्मृति को समझ लिया तो हम ये समझ जाएंगे कि इन हिंदुओं की या फिर यहाँ भारतीयों की विचारधारा क्या है, ये किस तरह से इनके रीति रिवाज क्या हैं, ये किन नियमों का पालन करते हैं, ये किस धर्म का पालन कर रहे हैं, इनका समाज क्या है। उस समाज का आईना दिखा रही है हमारी मनुस्मृति। और फिर क्या किया जाएगा? फिर ये किया जाएगा कि किसी तरह से इनमें अब फूट डाल दी जाए, इस मनुस्मृति से कुछ तथ्य, पूर्ण तथ्य दिखाए जाएं और उनको अपने हिसाब से मॉडिफाइड करके और इनमें फूट डाल दी जाए। ये काम होगा, फूट डालो, शासन करो, है ना। तो विलियम जोन्स ने ये काम किया। एक एक चीज को समझते रहे ध्यान से। विलियम जोन्स ने ये काम किया कि किसी तरह से क्या किया जाए, इनके समाज को समझने के लिए इनका जो मुख्य अ, नियम वाला ग्रंथ है उसका हम अंग्रेजी अनुवाद करें। अंग्रेजी अनुवाद क्यों करें? क्योंकि जब अंग्रेज भारतीयों को समझेंगे तभी तो शासन करेंगे। तो भारतीयों को समझने के लिए अंग्रेजी अनुवाद की जरूरत है, जिससे ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज उसको पढ़ सकें और समझ सकें। तो ए कोड ऑफ जेंटुलॉज, इसका मनुस्मृति का अनुवाद किया गया 1776। ठीक। और साथ के साथ आगे चल के ये बोलते हैं कि इतने से ये तो केवल इनका पक्ष, ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं ये काम करने के लिए कर रहा हूँ, वो काम धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, अंग्रेज अपने आप आगे चल के वो काम कर देंगे। ये बोल देंगे कि भारतीयों को समझने के लिए हमें जरूरत है कि हम मनुस्मृति का अध्ययन करें, उसका अनुवाद करें, अंग्रेजों को वो अनुवाद पढ़ाया जाए और अंग्रेज भारतीयों के पक्ष में काम करें, भारतीयों के लिए अच्छे से अच्छा काम कर पाए, हमारा प्रशासन अच्छे से अच्छा काम कर पाए ना। वही नेताओं वाली चाल। तो आगे चल के क्या हो रहा है कि भारत में क्या है, इतिहास के, भारत में, एशिया में इतिहास के अध्ययन की कमी थी, मतलब इतिहास नहीं पढ़ा गया है, नहीं समझा गया है। तो ये क्या करते हैं, एक ऐसी संस्था बनाते हैं, अभी आपको नाम से याद आ जाएगा, 1784। इसका सन भी याद रखना है, जहां जहां पर मैं ये कर रहा हूँ याद ही रखना है। तो 1784 में एक संस्था बनाते हैं। क्या आया याद? नहीं। एशियाटिक, एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यानी कि बंगाल में, कोलकाता में, पता ही होगा, ये यहाँ पर इस तरह से, यदि इंडिया है तो यहाँ पर बंगाल में सबसे पहले इनका आधिपत्य आ रहा है। तो बंगाल में एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना करते हैं जो क्या काम करेगी, जो काम करेगी इतिहास को जानने में भारत के। तो भारत के इतिहास को जानने के लिए एक ऐसी संस्था बना दी जाती है, ये बोलकर कि यहाँ एशिया में ऐसी कोई संस्था ही नहीं है कि जो यहाँ भारतीयों के इतिहास पर रिसर्च कर सके। तो एशिया के इतिहास पर रिसर्च होनी चाहिए और एशिया में मुख्य रूप से भारतीयों के इतिहास पर उसका लेखन किया जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए, भारतीयों को जानना चाहिए। ये बोलकर एक संस्था बनाई जाती है, कौन सी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। हालांकि अच्छा है, क्योंकि हमारे इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। अब ये लोग जो भी लिख देंगे वो लिख देंगे, लेकिन जो भारतीय इतिहासकार आएंगे वो कहीं ना कहीं उनको बेस मिल रहा है। ठीक, तो फिलहाल अच्छा है। तो यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर दी जाती है 1784 में। सन याद रखना इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। किसके द्वारा की गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। और आगे चल के 1789 में, सन याद नहीं करेंगे उसका, मतलब आसपास ही इसके, ऐसा मान लें आसपास 2-4 साल के आगे पीछे, तो अनुवाद होते हैं इसी के आसपास। जस्ट अगले साल एक अनुवाद होता है भगवद गीता, और फिर 2-3-4 साल के बाद अनुवाद होता है, मतलब वही मुख्य मुख्य ग्रंथ जिनसे भारतीयों की पहचान है। तो भारतीयों की पहचान समाज के नियमों के में किससे है? मनुस्मृति से।
भारतीयों की पहचान उनके धर्म की जो पवित्र ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा? भगवत गीता। भारतीयों के समाज की जो, भारतीयों का जो साहित्य की पहचान है वो किससे है? अभिज्ञान शाकुंतलम, एक संस्कृत नाट्य, इसके द्वारा, कालिदास के द्वारा लिखा हुआ एक संस्कृत नाट्य जो विश्व प्रसिद्ध था, जो पहला ऐसा साहित्य बना कि जिसका अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में, बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया। संस्कृत का वो साहित्य, पहला साहित्य। ठीक। तो यहाँ पर क्या किया गया, इसी के 2-4 साल के बाद में, सन, मैं छोड़ रहा हूँ, 1789 की बात है वैसे, तो अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कर देंगे कौन? विलियम जोन्स। ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये अकेले विलियम जोन्स के काम है अभी। तो विलियम जोन्स क्या मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद करवा रहे हैं, कर रहे हैं। 1776 में पूछा जाता है किसने किया, विलियम जोन्स ने। किस नाम से किया? एक कोड ऑफ जेंटलमैन। तो सन को अभी छोड़ देता हूं मैं। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, किसके लिए? भारतीयों के इतिहास को जानने के लिए। एशिया की एक सोसाइटी, ठीक, मतलब एशियाटिक सोसाइटी के नाम से। ये हो गया, किसने किया? विलियम जोन्स ने, 1784, ये याद रखना है। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विलियम जोन्स ने। हो गया। अब आगे चलते हैं। अभी हम उसी औपनिवेशिक दृष्टिकोण में ही चल रहे हैं, अलग नहीं जा रहे हैं। अभी इन्होंने तो अनुवाद कर दिया। अब हमारी बात आती है कि हमारा जो पवित्र ग्रंथ है, जैसे ईसाइयों का ग्रंथ कौन सा? बाइबिल। अब इन्होंने सोचा कि ईसाइयों का जैसे बाइबिल है, तो इनके यहाँ क्या है? तो मुस्लिम धर्म ग्रंथ है कुरान, और हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता। तो इन्होंने सोचा क्योंकि इसमें इनकी जान बसती है, तो इसका भी कुछ अनुवाद किया जाए, इसे भी समझा जाए। तो वहीं पर एक दूसरे व्यक्ति हैं, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है। तो ये चार्ल्स विल्किंस क्या कर रहे हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना के तुरंत बाद भगवद गीता, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद कौन कर रहे हैं? तो इसको ध्यान रखना है, ये करेंगे चार्ल्स विल्किंस। ठीक है। इन्होंने कर दिया। अब मतलब हमारे जो समाज था, उसका अनुवाद भी अंग्रेजों के पास था। हमारा जो धर्म सम्मानित ग्रंथ है, उसका अनुवाद भी उनके पास है। हमारा जो साहित्य है, उनका अनुवाद भी उनके पास है। तो मतलब अब भारतीयों को समझने में उन्हें कोई भी कमी नहीं पड़ेगी। ठीक। सभी अंग्रेजों को, तो अंग्रेज आराम से समझ सकते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आगे बढ़ रहा है समय, और समय के बढ़ते के साथ ये काम थोड़ा सा और चलेगा। तो मैंने बताया भारत में, इधर बंगाल में, बम्बई में, और यहाँ पर मद्रास में। ठीक। यहाँ 3 जगह अंग्रेज, सभी को पता है कि अंग्रेजों का जो अधिकार था, मूल रूप से जो प्रेसिडेंसियां थी तीनों, तो यहाँ पे कुछ ही दिनों बाद एक, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई थी, वैसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे बनाई गई। अगर ध्यान रखना है तो रख सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई। अब यहाँ पर मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, कि मान लिया आपको आ गया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की स्थापना की गई, या एक कालक्रम में दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन से, किसकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन, या फिर लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। 4 आ गए, आपको ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन है
मीन्स निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब आपको पहला ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन आ रहे हैं, उनको कालक्रम में लगाना है। और यहाँ पर ऑप्शन आ गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब आप किसको पहले लगाएंगे, किसको बाद में लगाएंगे, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। और सन बंगाल वाली का तो याद रहना ही चाहिए, हालांकि इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें आप। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की स्थापना कर दी जा रही है 1804 में, और फिर कुछ दिन बाद 1823 में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी चल रहा है 2023, 200 साल पहले, ठीक 200 साल पहले। अब क्योंकि भारत में तो ये इतिहास पर काम कर रहे हैं भारतीयों के, लेकिन जरूरी तो वहां भी है ना, वहां भी यहाँ के इतिहास को समझने की जरूरत है। तो लंदन में क्या करेंगे, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी मतलब एशिया की ही, एशिया के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पर बना रहे हैं, लंदन में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये किया गया। और कहाँ पर, इस बात को ध्यान रखना है कि ये है लंदन में, और लंदन कहाँ पर है ये तो पता ही होगा, ब्रिटेन में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है जब इनका कालक्रम आएगा, तो सबसे पहले हम जो लगाएंगे वो इसको लगाएंगे, फिर दूसरा, और फिर तीसरा या चौथा। ठीक, लेकिन ये क्या है, ये बाद में हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना। अब मैंने बता दिया कि किस तरह से ये बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, यहाँ पर बनाया तो फिर वहां पर क्यों बना रहे हैं, ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है कि ये 1800 चल ही रहा है, तो यहाँ पर ये एक साथ बता दिया है, हालांकि यहाँ पर एक समय आया है, और 1814 में यहाँ पर, इस बीच के एक समय को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1814, ठीक, इसको ध्यान रखना है, ये एक साथ अंतर दिखाने के लिए लिख दिया है। बाकी इस समय के बीच में 1814 में एक काम हुआ कि यहाँ पर पहला संग्रहालय बनाया गया। ठीक है, मतलब म्यूजियम। अब देखो, म्यूजियम क्यों बनाया, क्योंकि हमें इतिहास लेखन से संबंधित, म्यूजियम का मतलब क्या है, जहाँ पर चीज़ों को इकट्ठा करके रख सकें, नमूनों को। ठीक, अब हमें कोई चीज़ कहीं से मिली, या फिर हम किसी लेखन को कर रहे हैं और उसको हमें एक साथ उससे संबंधित सारी चीज़ों को रखना है, तो उसके लिए एक संग्रहालय, संग्रह करने के लिए एक संग्रहालय बनाया गया। तो उसको ध्यान रखना है कि पहला संग्रहालय जो बना वो कहाँ पर बना, बंगाल। ठीक, वही बंगाल जहां पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, तो उसको यहाँ पर बनाया जाता है 1814 में। क्या था ये, पहला संग्रहालय बनाया गया बंगाल म्यूजियम के नाम से। ठीक, तो बंगाल, अगर आपको समय के अनुसार कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको बाद में लिखिएगा, ठीक है, इसे पहले लिखिएगा। अगर आपको ये याद रखना है कि इनमें से सोसाइटीज में कौन सा पहले बाद में था, तो इसी क्रम में, ठीक, दोनों तरीके से बता दिया है। तो 1814 में बंगाल म्यूजियम, म्यूजियम, ठीक है। और इस बंगाल म्यूजियम की खासियत है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बंगाली म्यूजियम बनाया क्यों गया वो तो समझ में आ गया ना। हम इतिहास की चीज़ों को संग्रह करके रखें, चाहे वो लेखन की है चाहे नमूने हैं, उनको संग्रह करके रखें। तो बंगाल में म्यूजियम बनाया जा रहा है, कौन सा, वही कलकत्ता म्यूजियम, इसको याद रखें, बंगाल में कलकत्ता में, कलकत्ता, ठीक है, कोलकाता। और इसकी खास बात क्या है, इसको ध्यान रखना है कि ये पहला म्यूजियम था, मतलब अगर आपको आ जाता है सबसे प्राचीन म्यूजियम कहाँ का, एशिया का, तो एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, यही। तो एशिया का सबसे पुराना और बड़ा संग्रहालय, संग्रहालय ये कलकत्ता संग्रहालय, कलकत्ता म्यूजियम, हिंदी में भी लिख दिया है मैंने। तो इस बात को ध्यान रखें, ठीक। तो क्या हुआ हो रहा है, एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। देखो, पढ़ने का भी यही तरीका है, यही बात ध्यान रखना। थोड़ा सा आगे बढ़े, वापस जाओ,
शेर की तरह पहले आगे बढ़ेगा, थोड़ा पीछे जाएगा, थोड़ा पीछे जाएगा, फिर बाद में जाके पूरा शिकार करेगा। वही, थोड़ा सा आगे बढ़े, पहले की चीजें स्लिप ना हो, ध्यान करते चले जाओ कि क्या हो रहा है। भारतीय इतिहास लेखन को समझ रहा है, ब्रिटिश कर रहे हैं। ब्रिटिश कर रहे हैं तो औपनिवेशिक दृष्टिकोण अपना रहे होंगे। कौन कर रहा होगा सबसे पहले? तो सबसे पहले वही विलियम जोन्स आए थे। उन्होंने 1776 में कर दिया था क्या? अनुवाद कर दिया हमारा नियम, नियमों का ही, हमारे संविधान का, मतलब मनुस्मृति का, ए कोड ऑफ जेंटलमेन। फिर उसके बाद में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल में बना दी गई 1784 में। फिर उसके बाद में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया गया, लेकिन उससे पहले विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया, लेकिन उससे पहले ही गीता का अंग्रेजी अनुवाद कर दिया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा 1785 में। उसके बाद धीरे 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 समय बढ़ रहा है, और समय बढ़ते के साथ में एस्थेटिक सोसाइटी एक बम्बई में भी ये बना दी गई। फिर उसके बाद में कलकत्ता म्यूजियम बनाया गया, बंगाल म्यूजियम, जो पहला संग्रहालय था पूरे एशिया का और सबसे बड़ा संग्रहालय बंगाल में, कलकत्ता में। फिर उसके बाद में क्या किया गया, फिर से एक सोसाइटी ब्रिटिश में यहाँ की चीजों को, यहाँ के नमूनों को वहाँ और यहाँ शोध करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए, एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो क्या, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, लंदन में। यहाँ तक आगे चलिए। अब यहाँ पर आकर सबसे पहला काम हो, मतलब सबसे महत्वपूर्ण काम अब होगा हमारे इतिहास लेखन में। मतलब इतनी देर से क्या बता रहे थे, जरूरी था, सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम जो हो रहा है वो अब हो रहा है। और वो क्या है? ASI, ISI नहीं, ASI की स्थापना। यानी कि ये 1761 की बात है। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर कनिंगम, तो उनको उनके ही आधार पर ले लेते हैं। कनिंगम, ठीक है। अब ये जो पर्सनैलिटी है ये क्या कर रही है, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया उस समय पर। कब की बात है ये? इनके समय की बात करें तो हम 1861। सबसे पहले बंगाल में जो सोसाइटी थी 1784। अभी हम धीरे 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 करके पहुंच गए 1861। कितने साल हो गए? लगभग 70 80 90 साल बाद। ठीक, क्या हो रहा है? और ये साल कम नहीं होते हैं, यानी कि कुछ हम प्रोग्रेस करते हुए आ रहे हैं लेखन में। तो यहाँ पर जरूरत पड़ी कि इतने से काम नहीं चलेगा। बहुत पहले से ये कहते हुए आ रहे थे कि इतने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कि भाई लिख दिया, लिखने से क्या हो रहा है? कम से कम आप खोज करें, यहाँ पर चीजें, नमूने इकट्ठे करें जो मिल चुके थे, लेकिन उन पर शोध नहीं किया, अगर रिसर्च नहीं की। ठीक, तो इन्होंने क्या काम करा? 1861 में, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कनिंगम ने 1861, 1861 को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सन जिस जिसका बता रहा हूँ उसका तो छोड़ना ही नहीं है। तो 1861 में क्या किया? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी में याद रखें, इंग्लिश में स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। तो ये तो इसका पूरा नाम है, इस नाम को याद रखना है, ASI। हिंदी में इसका नाम है क्या? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। यानी कि भारतीयों के लिए जो सर्वेक्षण करेगा, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। जो पुरानी चीजें हैं, अगर हमें कहीं खुदाई से, कहीं जगह से वो पुरानी चीजें मिल रही हैं, तो उनके ऊपर हम एक सर्वे कर सकें, एक सर्वेक्षण कर सकें। तो उसके लिए एक नए विभाग की स्थापना करवाई 1861 में। तो भारतीय, इसका हिंदी नाम भी लिख लेते हैं, भारतीय, इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कौन करवा रहा है? अलेक्जेंडर कनिंघम।
इसमें सहायता कौन कर रहा है, इस बात को ध्यान रखें, ये तो करवा रहे हैं, लेकिन इनकी जो सहायता कर रहा है, मतलब किसकी सहायता से, ये पूछ लिया जाता है। तो उस समय पर जो वायसराय है, वायसराय अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री को पढ़ा हो, पहली बात मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी होगी बहुत लोगों ने, तो यदि हिस्ट्री को पढ़ा हो तो याद होगा कि 1857 की क्रांति, और उस क्रांति के बाद ये बदलाव आ रहा है, यानी कि कुछ तो है। अब उस क्रांति के बाद जो बदलाव आ रहा है, उस समय पर वायसराय कौन है, थोड़ा सा ये ध्यान करना है, कैनिंग, ध्यान होगा, कैनिंग। तो कैनिंग की सहायता से इन्होंने इसका विभाग की स्थापना करवाई, इसकी सर्वेक्षण की स्थापना, ऐसे लग देते हैं हम, स्थापना, और यहीं पर कर देते हैं किसकी सहायता से, कैनिंग, कैनिंग की सहायता से। हालांकि जब हम वायसराय पढ़ेंगे तो उसमें इसको पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है क्योंकि कई बार बोलते हैं कि यहाँ से छूट गया है, तो छूटने नहीं देंगे, आगे भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पर एएसआई की स्थापना हो जाती है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हो जाती है, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक, ध्यान रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या बोला जाता है, भारतीय भा, भारतीय पुरातत्व का जनक। पुरातत्व है भारतीय, भारत का, और जनक बन रहे हैं उसके अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान रखना इस चीज को। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसको बोला जा रहा है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। किस लिए बोला जा रहा है, क्योंकि पुरातत्व, पुराने, पुरातत्व का मतलब जो पुराने तत्व मिल रहे हैं हमें इतिहास से संबंधित, उनको सर्वेक्षण के लिए, शोध के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो काम करेगी एक सोसाइटी ऐसी, एक संस्था ऐसी, कौन सी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, एएसआई, जो काम करेगा उसको गठित कर रहे हैं कौन। हालांकि बहुत प्रयास किए इन्होंने इसके लिए, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। कौन कर रहे हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। वायसराय है कौन, कैनिंग। ये मान जाता है कि हाँ चलो कर देते हैं, तो इसको कर दिया जाता है। तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हो जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, अब इसको ध्यान रखना है कि ये किस विभाग के अंतर्गत, वर्तमान में भी ये काम कर रहा है, तो किस विभाग के अंतर्गत आता है, इसको थोड़ा सा, क्योंकि इतिहास लेखन तो अभी भी चल रहा है ना, पुरातत्व अभी भी हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर इस बात को ध्यान रखना हो तो ध्यान रख लेना कि ये भारतीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लिखना चाहो आप लिख लेना कि ये वर्तमान में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, अब जब ये सब काम हो गया है तो इसके महानिदेशक रहेंगे। महानिदेशक का मतलब, ये हमारा एक विभाग बना तो इसका कोई तो डायरेक्टर जनरल होगा। जब खुदाई चल रही है, और खुदाई कौन सी चल रही है, वही हड़प्पा की खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई, हड़प्पा से रिलेटेड खुदाई। तो जब हम हड़प्पा सभ्यता करेंगे तो इसको फिर से याद करेंगे एएसआई को। कब हो रही है वो हड़प्पा की खुदाई, पता होगा, वही 1920, 22, 23, 25, इस सब के आसपास। और जब वहां पर जाएंगे तो वहां पर फिर तीसरा नाम आएगा। अभी पहला विलियम जोन्स चल रहा था, अभी कौन आ गया, अलेक्जेंडर कनिंघम आ गया, अभी फिर तीसरा चौथा नाम आ जाएगा, है ना, जैसे कि जॉन मार्शल। हम्म, ऐसे नाम आ जाएंगे, तो उसे ध्यान रखना है। तो फिलहाल क्या, ये मतलब इसको ध्यान रखना है कि ये पहले महानिदेशक हैं इसके, इस बात को ध्यान रखना है। महानिदेशक की अगर बात करें हम, तो ये पहले महानिदेशक हैं, 85 तक रहते हैं, 1885 तक। उसके बाद महानिदेशक बदलते हैं, दूसरे, तीसरे, फिर चौथे, और उस तरीके से ही महानिदेशक आते हैं, डायरेक्टर जनरल आते हैं, जिनका नाम था क्या, जॉन मार्शल। और वो जॉन मार्शल क्या करते हैं, वही हड़प्पा की खुदाई करवाते हैं। ठीक है, इस बात को अगर ध्यान नहीं रहे तो लिख लेना कि यहाँ पर इसके जो महानिदेशक हैं, अगर थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रहता है तो महानिदेशक, हालांकि मैं वहाँ पर
हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर बताऊंगा। तो पहले महानिदेशक तो यही है, पहले तो यही है ना। कौन? कनिंगम। कब तक? 1885 तक। एक समय को छोड़ दें, समय उतना नहीं आएगा, मतलब पहले महानिदेशक है। फिर उसके बाद में धीरे 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 करके और फिर से महानिदेशक बनते हैं कौन? ये केवल एक समझ के लिए, ये वाला पॉइंट। जॉन मार्शल। ठीक। और ये महानिदेशक रहते हैं 1902 से, और 1902 से 1928 तक जॉन मार्शल महानिदेशक रहते हैं। ध्यान होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा शहरों को दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने जब खोजा, तो वहां पर पूछा जाता है किसने करवाया, तो जॉन मार्शल ने। अब जॉन मार्शल क्यों करवा रहे हैं? खोज वो रहे हैं, खुदाई वो करवा रहे हैं। तो क्योंकि एएसआई जो उसके ऊपर बैठी हुई है, जो काम करेगी, जो सर्वेक्षण का काम करेगी, सर्वे का काम करेगी, वो एएसआई करेगी। और उसका जो डायरेक्टर जनरल है 1902 से, और यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं फिर, 85 तक। और फिर 1902 से बीच में महानिदेशक आ रहे हैं, ये 28 तक कौन रह रहे हैं? जॉन मार्शल। और यही क्या करवा रहे हैं? वहां पर खुदाई वगैरह करवा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, सर्वेक्षण करवा रहे हैं। फिर उसके बाद महानिदेशक कौन बनते हैं? तो दयाराम साहनी। चलो यहाँ पे ये भी लिख देता हूं मैं, दयाराम साहनी, क्योंकि ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट याद रखने वाला है। यहाँ इस पॉइंट को लिख लेंगे कि पहले भारतीय महानिदेशक, ये बात ध्यान रखें, दयाराम साहनी ने जब खोज की थी 1921 और 22, है ना, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, उस समय पर वो महानिदेशक नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही है, खोज हो रही है, उस समय पर वो महानिदेशक नहीं है। महानिदेशक कौन है? जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल। ये चंद्र बिंदु लग गया है, इसको आगत ही रहने दें। जॉन मार्शल। ठीक है। ये महानिदेशक कब बन रहे हैं? जब ये महानिदेशक पद से हट जाएंगे। तो पहले महानिदेशक कौन बन के आ रहे हैं? अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं है, तो दयाराम साहनी, उसको लिख लेंगे। पहले महानिदेशक राम बहादुर दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम था राम बहादुर दयाराम साहनी, तो मैं केवल दयाराम साहनी लिख देता हूँ। दयाराम साहनी। ठीक है, हो गया। अब ये दयाराम साहनी को इतना पॉइंट जरूर याद रखना है कि पहले पहले महानिदेशक तो ये कनिंगम ही है, लेकिन पहले भारतीय महानिदेशक दयाराम साहनी 1931 से और 35 तक रहे थे। ठीक, 1931 से 35 तक। तो ये हो गया। उसके बाद में आते हैं हम, चलिए, फिलहाल ये हुआ, तो ये हमारा इस तरीके से इतिहास को लिखा गया, इतिहास पर सर्वेक्षण हुआ, सर्वे हुआ, काम चला, ये हो चीज हो जाती है। उसके बाद आते हैं कुछ लेखक जिनको हमें जानना जरूरी है। अब मैंने पहले ही बताया कि अगर हम यहाँ पर इतिहास की बात करेंगे तो दो चीजें चलेंगी, एक तो सर्वेक्षण चलेगा, एक लेखन चलेगा। अब जब सर्वेक्षण और लेखन चलेगा तो शुरुआत हो रही है कहाँ से? औपनिवेशिक दृष्टिकोण से। लेकिन जा कहाँ पर रही है औपनिवेशिक दृष्टिकोण के बाद में? तो जा रही है औपनिवेशिक से निकलते हुए, और कहाँ पर? राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पर। तो पहले अभी औपनिवेशिक दृष्टिकोण को ही समझ लेते हैं। कौन थे? विलियम जोन्स काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या काम किए? अनुवादन वगैरह करवाया। अब अनुवाद में एक और नाम याद रखना है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 1850 के बाद में, एक व्यक्ति आते हैं और उनका नाम शायद सबने सुना होगा, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, मैक्स म्यूलर भी लिखा जाता है, या मूलर।
ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। तो क्योंकि ये परंपरा पहले से ही चली हुई आ रही थी, उसको इन्होंने चार चांद लगा दिया अपने बेसिक दृष्टिकोण को। और इन्होंने भारत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद करवाया। अनेक ग्रंथों का अनुवाद। क्यों? पुरजोर कोशिश की कि ऐसे हम भारतीयों को नहीं समझेंगे जब तक हम भारतीयों के ग्रंथों को नहीं जानेंगे। तो इन्होंने क्या काम किया कि एशियाटिक सोसाइटी, क्योंकि पहले चली रही है, काम कर रही है, तो एशिया के ग्रंथों का को अनुवाद करवाना चालू किया। और इन्होंने 50 ग्रंथों की एक किताब भी, मतलब अनुवाद करवाते करवाते एक सीरीज बनाई। और ईस्ट एशिया, ईस्ट की तरफ हमारा एशिया की तरफ पुराने इतिहास को, ग्रंथों का समझने के लिए, अंग्रेजों के लिए ये एक बहुत बड़ा काम था। जिससे कि वो हमारे, क्योंकि देखो होता क्या है, ये सब अनुवाद वगैरह चल क्यों रहा है? क्योंकि साहित्य जो है ना, साहित्य बहुत बड़ी चीज है उस समय पर। अभी जो ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और क्या क्या चल रहा है, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये फेक इंडस्ट्री है, फेक वर्ल्ड है। अब अभी के फेक वर्ल्ड को हम किस तरह से जान रहे हैं? अगर हम अब से 100 साल बाद, 200, 500, 1000 साल बाद, यदि अब की किसी के रील्स मिलेंगी, शॉर्ट वीडियोज मिलेंगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक एप्लीकेशन मिल जाएगी, तो वहां से पता चलेगा कि ये लोग इस तरीके से टाइम पास करते थे, है ना। फिर वहां पे कुछ आध्यात्मिक चीजें मिलेंगी, यूट्यूब की वीडियोज मिलेंगी, अरे ये लोग तो इस तरह से भी रहते थे। मतलब जो किसी भी चीज को देखने का आईना होता है, साहित्य पुराने समय में। लेकिन अभी तो साहित्य के नाम पर लाइफ चेंज हो गई है, तो अभी ये वाली लाइफ मिलेगी। उस समय पर क्योंकि जो भी हो रहा था उसको हमने लिखा, तो लेखन वो चीज थी जो उस समय पर हुआ, वो कहानियों में हमने लिख दिया। अब अगर उनको पढ़ लिया तो समाज को पढ़ लिया, ठीक। तो उसके ऊपर इन्होंने पूरा ध्यान दिया। और मैक्स मूलर ने ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 1800 बाद के बाद, 50 के बाद, उत्तरार्ध, इन्होंने ये सब काम किया, ठीक। अब आगे चल के हो ही जा रहा है। 1861 में एशियाटिक सोसाइटी, सॉरी, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बन ही जा रहा है। अब सर्वेक्षण हो ही जाएंगे, सर्वे हो ही जाएंगे, ठीक। तो फिर से एक व्यक्ति आते हैं और ये करते क्या है? ऑर्थर स्मिथ, नाम, पूरा नाम विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। यहाँ पर लेखन को हम देख रहे हैं, ठीक। और ये बात है 1904 की, 1904। तो इन्होंने क्या काम किया है स्मिथ ने? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि अपना प्राचीन भारत का, जिसको मैंने शुरू में कथन बोला था कि भारत का इतिहास भारतीयों ने नहीं, पहला इतिहास वो विदेशी ने लिखा है। तो वो विदेशी कौन थे? ऑर्थर स्मिथ, VA स्मिथ, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहे हैं? भारत का प्राचीन इतिहास लिख रहे हैं, किस नाम से? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब ये क्या था? ये था प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास। बात को ध्यान रखें, किसने लिखा? तो ऑर्थर स्मिथ ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित
इतिहास। ठीक। कौन कर रहे हैं? ऑर्थर स्मिथ। ध्यान रखना है इस बात को। तो कब कर रहे हैं? 1904 के आसपास ये लिखा गया। हालांकि अब देखो इसमें भी क्या है, इसमें लिखने में भी, इस इतिहास में इन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास के नाम पर क्या लिखा? तो सिकंदर की कहानी लिख दी इसमें। ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सिकंदर की कहानी, मतलब सिकंदर का युद्ध, सिकंदर का भारत आक्रमण, ये सब इसमें लिख डाला। मतलब मकसद क्या? वही कि क्या करना है, भारतीय आप लोग जो हो वो शुरू से ही आक्रमणों का शिकार रहे हैं और शुरू से ही अधीन रहे हैं, सत्ता किसी और की। तो मतलब कुछ इस तरह से औपनिवेशिक दृष्टिकोण, हालांकि ये ऐसा नहीं बता रहे हैं, ये अपना पक्ष रख रहे हैं और इनके पक्ष में भी बहुत लोग हैं, बहुत सारे भारतीय इतिहासकार भी इनके पक्ष में हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि इन्होंने भारत के लिए बिल्कुल सही किया हो, बिल्कुल सही तरीके से लिखा हो। दोनों पक्ष हैं, एक तो भारतीय भारतीय के समर्थन में और एक भारतीय के औपनिवेशिक दृष्टि में। ठीक, दोनों चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ ऐसे काम भी ये करेंगे, आगे चल के मैं बताऊंगा कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनके उनके जो मंत्र हैं उनका उच्चारण ये करवाएंगे रेडियो पर। तो बहुत सारी चीजें हैं ये। तो फिलहाल क्या कि ये प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास, इसको ध्यान रखना है, किसने लिखा है? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। ठीक, ध्यान रह जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे क्या, फिर भी मैंने बता दिया है कि यहाँ पर इस पर ही चर्चा रही है। तो ये तो हो गए हमारे औपनिवेशिक दृष्टिकोण वाले कुछ इतिहासकार। ठीक। मतलब कुल मिलाकर हमने इनको मान लिया। अब चाहे तो ये जो कह रहे हैं कि हमने भारतीयों के लिए काम किया, तो वास्तविक रूप में किया, या फिर इन्होंने झूठ मूठ का दिखावा करके कुछ और ही कर दिया। तो फिलहाल तो हमने मान लिया है। तो बाकी यूजीसी नेट के इतिहास लेखन में आप लोग डिटेल में समझ सकते हैं क्या कैसे हुआ। तो फिलहाल जितना जरूरी था। अब देखिए जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है और उसमें जो योगदान है, वो दो तीन चार लोगों के नाम हमें पता रहने चाहिए, हम सभी को। तो जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है एक बार वो देख लेते हैं। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और योगदान। ठीक है, हम योगदान लिख लें, अपने आप लिख सकते हैं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण एवं योगदान। तो वो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण किसका होगा? भारतीयों का होगा। भारतीयों का होगा तो वो जस्ट अगेंस्ट में आ जाएंगे इस चीज के। वो बोलेंगे कि तुमने इतिहास दिखाया ही क्या है हमारा, जो हमारा इतिहास था वो तो दिखाया ही नहीं है, अपनी अपनी बात की है, तुमने अपने आप को बढ़ चढ़ के बताया है, हमें कुछ दिखाया ही नहीं। तो इस तरह की बातें हो जाएंगी। तो वहां पर एक बुक आती है इंडो आर्यंस, एक नाम है, यहाँ पर मैं नाम ले लेता हूँ, राजेंद्र लाल मिश्र। ठीक है, ये एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम है इंडो आर्यंस। ठीक है, यानी कि भारतीय आर्य, भारतीय आर्य। और इन्होंने बताया कि प्राचीन भारत में किस तरह से आर्य लोग रहते थे। आर्य मतलब वही वैदिक सभ्यता। तो क्या किया इन्होंने इस बुक में, इस बुक में प्राचीन भारत का तार्किक दृष्टिकोण पेश किया। यानी कि ध्यान देंगे इस शब्द पर, केवल इस शब्द पर, और इस इंडो आर्यन पर। इसका मतलब वैदिक समय में जो आर्य लोग रहते थे, उसको, उनके जीवन को तार्किकता से, तार्किक मतलब लॉजिकल, कि उनके जो वर्क थे,
क्योंकि कई जगह ऐसे ऐसी चीजें आ जाएंगी कि ये लोग मांस भी खाते थे। अरे खाते थे तो रीजन क्या होगा वो भी तो बताना चाहिए ना। तो उस समय पर, अब ये केवल एक उदाहरण दिया है मैंने, तो राजेंद्र लाल मिश्र क्या कह रहे हैं, मतलब इंडो आर्यंस पुस्तक लिखते हैं। एक तो ये पुस्तक याद रखनी है, एक जो इम्पोर्टेंट है। और क्या कह रहे हैं इसमें, प्राचीन भारत का तार्किक दृश्य दिखा रहे हैं, तार्किक रूप से उसको समझा रहे हैं। जैसे यदि धर्म की बात करी जाए, अब मैं कुछ लोगों की नज़रों में धार्मिक होऊंगा, कुछ लोगों की नज़रों में धार्मिक नहीं होऊंगा, कुछ लोगों की नज़रों में नास्तिक होऊंगा, कुछ लोगों की नज़रों में आस्तिक होऊंगा। अब मेरे नज़रिए में धर्म और आस्था को तर्क के हिसाब से देखा जाएगा। मतलब मैं अगर ये कहूँगा कि कुछ लोग, जैसे कुछ मूवी आ जाती है, कुछ बात कही जाती है कि इस तरीके से नहीं, धर्म ये है। अब मैं उसका स्पष्टीकरण यदि दूं कि वास्तविक रूप में, यदि हम, हाँ, ये ढकोसला नहीं है कि हम सूर्य की पूजा कर रहे हैं, ये ढकोसला नहीं है हम पीपल की पूजा कर रहे हैं। प्राचीन समय में जो हमारा आर्यन युग है, वैदिक युग है, प्रकृति की पूजा की जा रही है, वो ढकोसला नहीं है। मतलब वहां पर बिल्कुल सही बात है, प्रकृति की पूजा होनी चाहिए। उस सूरज से पूरी जीवन की जो एनर्जी, पूरा हमारा भोजन बन रहा है तो किससे बन रहा है, सूरज की रोशनी से बन रहा है ना, प्रकाश से बन रहा है। वो ही नहीं आएगा तो भोजन खत्म, भोजन खत्म तो हम खत्म। पहला जीवन हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई तो उस रोशनी से, पानी में जब वो रोशनी पड़ी, प्रकाश पड़ा, तभी तो जीवन की उत्पत्ति हुई। क्यों ना पूजे हम उसे, क्यों ना हम पीपल को पूजे, ऑक्सीजन दे रहा है। क्यों ना हम गाय को पूजे, दूध दे रही है। दूध में, दूध को सर्व भोजन बताया गया कि दूध में सभी तत्व विद्यमान रहते हैं, तो क्यों ना पूजे। तो यदि इस तरह से एक तार्किक रूप में देखा जाएगा, बताया जाएगा, तो उसको बोले हम तार्किक दृष्टिकोण। समझ गए होगे। तो वो उस समय के लिए तार्किक दृष्टिकोण जो पेश किया, वो किसने, राजेंद्र दास मिश्र ने, अपने इंडो आर्यंस में। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एक दूसरे व्यक्ति, यहाँ पर चलो यहीं पर कर लेते हैं। हेमचंद्र, नाम सुना होगा, हेमचंद्र राय चौधरी। ठीक। हेमचंद्र राय चौधरी। अब ये क्या कह रहे हैं, ये प्राचीन भारत का इतिहास लिख रहे हैं, और वो इतिहास महाभारत समय से गुप्तों तक का इतिहास लिख डालते हैं। ठीक। प्राचीन भारत का इतिहास ये भी लिख रहे हैं, और इनका इतिहास बहुत सर्वमान्य और महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है। और ये इतिहास में इन्होंने प्राचीन भारत में लिखा क्या, कि महाभारत से, मुख्य रूप से जो लिखा, तो महाभारत से गुप्त काल तक इस इतिहास को इन्होंने लिखा। ठीक। गुप्त साम्राज्य है वो, एक लंबा इतिहास है जिसको इन्होंने समझाया उस समय के। तो प्राचीन भारत के इतिहास में इनका योगदान रहा। एक तीसरे व्यक्ति आते हैं, केपी जायसवाल, और ये थोड़े से महत्वपूर्ण है ही। के पी जायसवाल, इन्हें थोड़ा सा समझिएगा। इनकी पुस्तक है हिंदू पॉलिटी, 1924 में ये पुस्तक आती है। हिंदू पॉलिटी। अब ये हिंदू पॉलिटी क्या है, हिंदू पॉलिटी, ध्यान से समझिए। इसका मतलब हिंदुओं की राजनीति, और ये सीधा कटाक्ष था
सीधा विरोध कर दिया किसका? उसी औपनिवेशिक दृष्टिकोण का जिसमें ये बोला गया था कि हिंदुओं का तो कोई इतिहास ही नहीं है, हिंदुओं की तो कोई राजनीति ही नहीं रही, मतलब हिंदू का मतलब भारतीय फिलहाल, तो भारतीयों की तो कोई राजनीति ही नहीं रही, भारतीयों का कोई योगदान ही नहीं है भारतीयों के इतिहास में, दूसरों के अधीन रहे हैं, भारतीय कभी साम्राज्य हुआ ही नहीं। तो उसके लिए सीधा सीधा क्या कर दिया, एक हिंदू पॉलिटी आती है, और उससे पहले ये क्या करते हैं, हालांकि इस पुस्तक के आने से पहले ये सीधे सीधे कटाक्ष करते हैं कि तुम क्या जानो भारत का इतिहास, तुमने कहाँ देखा है भारत का इतिहास अपने लेखों में। मतलब मैंने बताया थोड़ा पहले, ये 1924 की बात है, तो उससे पहले 10 11 12 13 के आसपास इन्होंने कुछ लेख लिखे। उन लेखों में क्या कहा कि भारत में तब गणतंत्र था जब पूरे विश्व में गणतंत्र नहीं था। मतलब कि प्राचीन भारत में इन्होंने अपने लेखों में बताया क्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राचीन भारत में गणतंत्र गणतंत्र उस समय भी मौजूद था जब पूरे विश्व में नहीं था। ठीक, तो पॉइंट टू बी नोटेड, गणतंत्र कौन कर रहे हैं? तो वो जायसवाल। मतलब क्या बता रहे हैं? तो ये बता रहे हैं कि प्राचीन भारत में जिस बात को आप बोल रहे हो, तो वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पर गणतंत्र भारत में तब मौजूद था जब कहीं नहीं था। और गणतंत्र के साथ स्वशासन, यहाँ पर मैं और कर देता हूँ, गणतंत्र और स्वशासन, स्वशासन मतलब अस्तित्व में था तब, महाजनपद समय में। तो इन्होंने बहुत पहले से अपने पत्रों में इस बात को कहा, और फिर क्या किया, एक पुस्तक लिखी इसी के ऊपर, हिंदू पॉलिटी, यानी कि भारतीयों की राजनीति और उस राजनीति में गणतंत्र। तो ये सब क्या था, अस्तित्व में था, अस्तित्व में था। इसके ऊपर इन्होंने जो व्याख्या की कि इसका अस्तित्व था, ऐसा मान लें कि इसका स्वशासन का अस्तित्व था, गणतंत्र का अस्तित्व था। तो वो किसने बताया? जायसवाल जी ने। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इतिहासकार ध्यान रखने, दो तीन इतिहासकार तो कम से कम ध्यान रखने हैं जिनका बहुत ज़्यादा योगदान है, हेमचंद्र राय चौधरी और जायसवाल। ठीक, दो को तो ध्यान रखना ही है, बाकी राजेंद्र राय मिश्र पुस्तक भी थोड़ा ध्यान रखनी है इनकी, हिंदू पॉलिटी हो गया। अब इसके बाद कुछ गैर राजनीतिक आते हैं, गैर राजनीतिक विचारधाराएं आती हैं, कुछ सांप्रदायिक विचारधाराएं आती हैं, दोनों के बारे में बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1951 में एक पुस्तक आती है, द वंडर दैट वाज इंडिया। ठीक है, इस पुस्तक का नाम लिख लेंगे, और ये क्या था, गैर राजनीतिक विचारधारा यहाँ पर थी। और ये गैर राजनीतिक विचारधारा में जो एक नाम आता है, ए एल बासम, ए एल बासम। ठीक है, 1951 में पुस्तक आती है। अब यहाँ पर मैं सन क्यों लिख रहा हूँ इसको याद नहीं करना है, एक समझ बनाने के लिए केवल, क्या कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तब, भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत के गणतंत्र के बाद, बासम ने एक पुस्तक लिखी, और वो पुस्तक लिखी कौन सी, द वंडर दैट वाज इंडिया। अर्थात एक अद्भुत धरती भारत की, एक अद्भुत जगह जो भारत की थी, भारतीय थी।
भारत थी। तो किसने लिखा? बासम ने। अब ये है कौन? तो ये एक संस्कृतविद इतिहासकार हैं। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब ये पुस्तक आती है बाद में। केवल गैर राजनीतिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, राजनीति जिसमें राजनीति से अलग होने की बात कही गई, तब राजनीतिक दृष्टिकोण से जो बिल्कुल अलग थी वो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद में कौशाम्बी वगैरह कई इतिहासकार आते हैं, तो यहाँ पर छोड़ देते हैं। केवल इनकी पुस्तक का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद में क्या आ जाता है? हमारा सांप्रदायिक दृष्टिकोण आ जाता है। सांप्रदायिक दृष्टिकोण, ठीक है। ये 1990 के बाद में कुछ ऐसी विचारधाराएं, 1990 का मतलब पता चला होगा कि कुछ ऐसे काम हुए 1980, 70, 80, 90, मतलब कुल मिला के आज़ादी के करीब 30-40 साल बाद। 70 भी मान सकते हैं, 80 भी मान सकते हैं, 90 भी मान सकते हैं। इसका मतलब 20वीं शताब्दी के अंत में और वर्तमान तक कुछ सांप्रदायिक के बाद कुछ सांप्रदायिक रूप में इतिहासकार जन्मे और सांप्रदायिक रूप में इतिहास को उन्होंने बताया। मतलब सांप्रदायिक नजरियों से इतिहास का लेखन कर दिया, जो गलत सिद्ध हुआ। और उस पर बाद में फिर से विचार विमर्श, बातें चली, चर्चाएं चली, और फिर से इसका थोड़ा कम करना चालू किया, और तार्किक रूप से फिर से इतिहास को देखा जाने लगा। तो फिलहाल हम यही रहने देते हैं, इतना हमारे लिए काफ़ी है। ये आप लोग एक काम करेंगे कि ये सब नोट्स आप तैयार कर लेंगे, ठीक। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अभी इतना ही। और इसके अलावा आगे हम करेंगे क्या कि भारतीय स्रोत, क्योंकि थोड़ा सा लंबी क्लास हो गई है, तो हमने शुरू में ही किया था लेखन और स्रोत। तो स्रोत को हम नेक्स्ट क्लास के लिए, अभी क्लास हो सकता है इसके तुरंत बाद आपको मिल जाए, इसको दो हिस्सों में हम कर लेते हैं। ये भाग अलग, क्योंकि एक टाइप है। इसका अगला भाग बिल्कुल अलग, उसे अलग से कर लेंगे, ठीक। तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं भारतीय इतिहास के स्रोतों के साथ में। इसके अलावा जो अन्य इतिहासकार हैं या वो सब हैं, वो पक्ष आगे जाके हम कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बने रहें क्लास में। धन्यवाद।